रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर, उम्मीद है आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। इस पैंडेमिक में आप SOPs के तहत अपनी ज़िंदगी बड़ी एहतियात के साथ गुजार रहे होंगे। आपको मैं इस वक्त चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट नहीं करवा रही, चैप्टर नंबर 25 स्टार्ट करवाने जा रही हूँ, इकोसिस्टम। उसकी एक ख़ास रीज़न ये है कि जब आप इसको लर्न करेंगे तो यू विल फाइंड इट रादर ईजी टू कम्प्रीहेंड, इसीलिए क्योंकि आपके पास इसकी बैकग्राउंड नॉलेज पहले से मौजूद है। इकोसिस्टम, इसको शुरू करने से पहले बायोलॉजी में आपको प्रीवियसली फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन में इकोलॉजी के बारे में आपको बताया था। इकोलॉजी के बारे में हम जानेंगे, इकोलॉजी है क्या। इकोलॉजी की टर्म ओइकोस उसी तरह से ग्रीक वर्ड से निकला है और इसको ओइकोस का मतलब होता है फैमिली या फिर हाउस होल्ड। ये जो टर्म है इकोलॉजी एक्चुअली अर्नस्ट हैकर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। अर्नस्ट हैकर ये एक ज़ूलॉजिस्ट था, जर्मन ज़ूलॉजिस्ट कौन सा साइंटिस्ट होते हैं जो कि एनिमल्स को स्टडी करते हैं। अर्नस्ट हैकर ने इकोलॉजी की टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई। इको की टर्म हम इस्तेमाल करते हैं एनवायरनमेंट के लिए। एनवायरनमेंट जो है वो क्या है? एनवायरनमेंट आपके लिए सिर्फ जानदार नहीं है, बल्कि आपके जो जानदारों में भी अगर आप देख लें तो सिर्फ इंसान नहीं, पौधे हैं, जानवर हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब के सब आपके लिए जो है वो लिविंग कंपोनेंट्स हैं जो आपके एनवायरनमेंट बनाते हैं। इसके साथ साथ फिजिकल कैरेक्टर्स भी कुछ मौजूद हैं। आपको टेम्परेचर अफेक्ट करता है, आपको जो है सॉइल, एयर जो है एटमॉस्फेयर जिसे हम कहते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इफेक्ट करती हैं। इसीलिए एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म के साथ इकोलॉजी कहलाती है। इकोलॉजी जो है ये सब जो है यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कुछ छोटी जो यूनिट्स हैं हम वहाँ से बात स्टार्ट करेंगे और फिर हम जाके इकोसिस्टम तक पहुँचेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ इंडिविजुअल्स के बारे में। इंडिविजुअल क्या है? इंडिविजुअल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ऑर्गन और सिस्टम मौजूद हैं और वो जाहिर है इंडिपेंडेंट है, उसको हम इंडिविजुअल कहते हैं। ये सारे के सारे इंडिविजुअल्स बायोलॉजी अगर आप टेक्सोनॉमी की बात करें तो ये एक ऐसा यूनिट बनाते हैं जिसे हम स्मॉलेस्ट यूनिट कहते हैं ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशीज। एक जैसे इंडिविजुअल विच हैव द एबिलिटी टू इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, इन्हें हम स्पीशीज कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन होमोसेपियंस, ये एक स्पीशीज है। स्पीशीज जब मिलती हैं एक जैसे इंडिविजुअल्स तो ये इससे बड़ा लेवल बनाते हैं जिसे पॉपुलेशन कहते हैं। अब याद रखिएगा पॉपुलेशन जो है ये आमतौर पे पॉपुलेशन को डिफाइन करते हुए हम कहते हैं कि मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज एट द सेम एरिया एट द सेम टाइम। क्यों? क्योंकि अगर आपको मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है तो आप लोग ये नहीं कहेंगे कि ये जो है वो कोई एक कॉन्सेंट फीचर नहीं देंगे। आप इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करेंगे तो आप कहेंगे जी ये 32.5 मिलियन थी, लेकिन अगर आप इस वक्त की बात करें तो 200 मिलियन तक पहुंची हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉपुलेशन किसी खास एरिया में, पाकिस्तान की पॉपुलेशन हो रहा है, अमेरिका की हो रही है, इंडिया की हो रहा है, तो किसी खास एरिया में किसी खास टाइम के ऊपर एक ही स्पीशीज के मेंबर को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद अगला इससे बड़ा यूनिट है कम्युनिटी का। कभी आपने सोचा है कि एक पॉपुलेशन अकेली तो नहीं रह रही है? पॉपुलेशंस डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर यानी डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में मिलके इंटरेक्ट कर रहे हैं जिन्हें हम कम्युनिटी कहते हैं। एक सादा सी मिसाल से आपको समझाते हैं। आप एक खेत की बात कर रहे हैं, आप गंदम के खेत में चले जाएं, वहाँ में आपको गंदम के 50 से 100 पौधे मिलते हैं। फर्ज करें 100 प्लांट्स, वो 100 प्लांट्स अगर सिर्फ वीट की बात करते हैं तो वो वीट के जो प्लांट है वो एक पॉपुलेशन बनाते हैं। लेकिन उस वीट की पॉपुलेशन के अंदर 4-5 किस्म की वीड्स हैं तो कितनी स्पीशीज होंगे, कितनी हो गई पॉपुलेशन? 6 हो गई। इसी तरह उसमें अर्थवर्म्स भी रह रहे हैं, उसमें इंसेक्ट्स भी हैं, बर्ड्स भी आ रहे हैं, स्नेक्स भी हो सकती हैं, लिजर्ड्स भी हो सकते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि उस फील्ड में इंटरेक्शंस तो मौजूद हैं। इसी तरह से अगर आप जंगल में चले जाते हैं तो जंगल में आप किसी एक पॉपुलेशन की बात नहीं करते हैं। फॉरेस्ट एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, कम्प्लेक्स कम्युनिटी है, जिसमें ऑर्गेनिज्म हर वक्त एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ना सिर्फ वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं बल्कि वो अपनी इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं। तो जब कोई कम्युनिटी अपनी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है तो हम इसको क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। सिस्टम एक सिस्टम बनता है तो हम इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि इन इकोसिस्टम लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है, यानी एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स जितने भी हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि कम्युनिटी जिसमें आएगी लिविंग में वो एनवायरमेंट के साथ जब इंटरेक्ट करती है तो एक जो स्टेबल सा सिस्टम बनता है, हम उसे क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अर्थ को बड़े बड़े ज्योग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया जाता है जिन्हें बायोम्स कहते हैं। बायोम की डेफिनेशन आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, मैं फिर भी आपको बताती हूँ। हम कहते हैं बायोम इज ए लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय इट्स एनवायरनमेंट। अभी मैंने कहा रीजनल कम्युनिटी किसी खित्ते की कम्युनिटी है, प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को जो है वो ये बताती है कि उसमें कैसे जो है इंडिविजुअल्स होंगे। मिसाल देती हूँ आपको, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि किसी एरिया में बारिश बिल्कुल नहीं हो रही, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आपके जहन में फौरी क्वेश्चन आएगा, आप जी टीचर डेजर्ट की बात करेंगे। सिमिलरली मैं कहूँगी कैमल, तो आप फौरी कहेंगे जी वो तो सहराई जहाज है। फिर मैं आपसे कहूँ कि कैक्टाई, कैक्टस, तो आप फौरी नाम लेंगे जी ये भी डेजर्ट का प्लांट है। इसका मतलब क्या हुआ कि बायोम में ऐसी कम्युनिटी है जो क्लाइमेट के रेफरेंस से जानी जा रही है और उसके पौधे और जानवर, यानी कम्युनिटी जो है उसी एरिया के ऊपर उनके फीचर्स के ऊपर उनको बेस करते हुए हम उनसे नाम देते हैं। इसी तरह से मैंने अभी कहा बायोम, तो हम इसको पहला जो बायोम की एग्जाम्पल है वो क्या है, डेजर्ट, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड नाम से पता चलता है कि ये ऐसे मेंबर्स हैं जो एरिया है वहाँ पे ग्रासेस डोमिनेट करते हैं। याद रखिएगा ग्रासलैंड में इतनी कम बारिश नहीं है कि वो डेजर्ट बन जाए, ना उसमें इतनी ज़्यादा बारिश है कि वो फॉरेस्ट बन जाए। तो तीसरा बायोम हम क्या लिख रहे हैं, फॉरेस्ट। इनके फर्दर क्लासिफिकेशंस भी हैं जो लेटर ऑन आपको ग्रेजुअली वर्क के साथ साथ सारी समझ आती जाएंगी। नाउ बायोम, अब हम बात करने लगे हैं बायोस्फीयर के बारे में। बायो का मतलब आपको कई बार बताया, लाइफ। स्फीयर राउंडेड प्लेस है। अर्थ को अगर देखा जाए तो आमतौर पे अर्थ को 4 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है, जिनमें से एक जो है वो बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि अर्थ की वो एरिया, प्लेस वेयर द ऑर्गेन जो लाइफ कैन एक्सिस्ट, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर ऊपर जो चली जाएगी एटमॉस्फेयर में भी और ओशंस में भी नीचे चली जाएगी, काफ़ी डेप्थ तक चली जाती है। तो बायोस्फीयर, अब बायोस्फीयर में ऑर्गेनिज्म मैंने कहा रहते हैं, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जब वो रहते हैं तो उनके रहने की जगह को हम क्या कहते हैं, हैबिटेट। तो हैबिटेट एरिया और लोकेलिटी वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, यानी कि अगर मैं आपको एक कॉमन सी एग्जांपल देती हूँ शार्क की, तो शार्क कहाँ रहती है, शार्क पानी में रहती है, ठीक है। तो पानी जो है इसका हैबिटेट। अब मैं दूसरी एग्जांपल आपको देती हूँ बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं, लेकिन इस वक्त हम एक कॉमन एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं, सॉइल में रहते हैं। फिर मैं फंजाई की कुछ फंगस की बात करती हूँ, किसी फंगस की, वो भी समझे सॉइल के अंदर है, ठीक है। तो शार्क जो है पानी में रह रही है, पानी उसका हैबिटेट। बैक्टीरिया सॉइल में, फंजाई सॉइल में, तो उसका हैबिटेट। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म कहीं पर भी रहता है उसे हम उसका क्या कहते हैं, हैबिटेट है। दूसरी टर्म हैबिटेट से मिलती जुलती है, इस हैबिटेट से मिलती जुलती जो टर्म है इसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल निश। ये जो निश है मैंने बताया कि ये हैबिटेट से मिलती जुलती टर्म है। इस निश को डिफरेंट साइंटिस्ट ने
अपने तरीके से इनकी डेफिनेशंस बताएं। अब मैं जो पहली डेफिनेशन आपको बताने जा रही हूँ वो मैं बताने जा रही हूँ जोसेफ ग्रीनल की। ये जो जोसेफ ग्रीनल था इसने 1917 में इसकी एक डेफिनेशन दी थी नेश की। वो डेफिनेशन क्या है? उसने कहा अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट। अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जानदार कहाँ तक जो है वो मिल सकता है। अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट इन विच स्पीशीज इज रिस्ट्रेन्ड by limitation of its physiological structure and physiology। restraint क्या होता है? महदूद होना। फिजियोलॉजी क्या है? फंक्शनिंग है। फिजिकल क्या है? जिस्मानी है। मैं आपको इसको सादे लफ्ज़ों में समझा रही हूँ। मैंने अभी कहा कि अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट है इन दिस स्पीशीज इज रिस्ट्रेन्ड बाय द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी। दोनों को समझाने के लिए मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल फिजिकल स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैं आपको शार्क की ही मिसाल देती हूँ। मैंने इसीलिए ये एग्जांपल्स लिखी थी ताकि आपको आगे डिश को समझना आसान हो जाए। अब मैंने कहा था शार्क पानी में रहते हैं। अगर आप शार्क होते हैं बाहर वाले और कहें अब आप मुझे चल के दिखा दें तो शार्क के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि शार्क की बॉडी में टांगे मौजूद नहीं है। वो इस लैंड के ऊपर अपनी बॉडी को सहारा नहीं दे सकती। उसका फिजिकल स्ट्रक्चर लैंड पे चलने के लिए नहीं है। आपको अगर कहूँ स्विमिंग कर लें तो आप कर लेंगे, लेकिन आप थोड़े टाइम के लिए कर सकते हैं। आपके जो मसल्स हैं वो बिल्कुल जवाब दे जाएंगे, शालो हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्विमिंग के लिए नहीं बने हैं, आप लैंड के ऊपर सर्वाइव करने के लिए बने हैं। अब बात आती है फिजियोलॉजी की तरफ। तो फिजियोलॉजी क्या है? फंक्शनिंग है। फंक्शनिंग क्या है? आप अगर चाहें कि पानी के नीचे जाके सांस ले लें तो आप नहीं ले सकता क्योंकि आपके अंदर लंग्स मौजूद है। सिमिलरली अगर आप ये कहें कि शार्क आगे पानी से बाहर निकल आए और वो हवा में सांस लेना शुरू कर दे तो वो नहीं ले सकती क्योंकि वो हवा से ऑक्सीजन को नहीं गेन कर सकती। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि शार्क जो है अपने फिजिकल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी की वजह से महदूद है एक पानी के अंदर रहने के लिए। तो मैंने अभी आपको बताया था अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट वो वहाँ तक पाई जा सकती है जहाँ तक पानी है, उसके बाद वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका एक लॉजिकल निश कहलाता है। अब दूसरी डेफिनेशन जो दी थी वो चार्ल्स एल्टन ने दी थी। चार्ल्स एल्टन ने कहा कि ये किसी स्पीशीज जिस जगह पे रहती है वहाँ पे वो कोई ना कोई जॉब परफॉर्म करती है। मसलन उसका रिलेशनशिप क्या है, फूड के हवाले से या फिर एनिमीज के हवाले से। मैं आपको सादी मिसाल वही देती हूँ जो मैं पहले दे रही थी, शार्क। शार्क पानी में रहती है। क्या शार्क पानी में गिरा जा रहा है? ऐसा नहीं है। शार्क क्या करती है? शार्क कुछ एनिमल्स को खाती है और इसी तरह से बाकी मछलियाँ जो पानी में रह रही हैं वो ना सिर्फ किसी को खा रही है बल्कि वो खुद किसी के ऊपर आग हो रही है। तो इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए जानदार वहाँ पर रह के कोई ना कोई जॉब परफॉर्म करते हैं। तो स्पीशीज की कोई जॉब या उसका ऑक्यूपेशन। ठीक है, मैंने दो एग्जाम्पल्स और इसी वजह से लिखी थी ताकि आपको निश को ज़्यादा अच्छी तरह समझा सकूँ। बैक्टीरिया फंजाई, मैंने सॉइल की बात की थी, ये रह रहे हैं। वैसे तो और भी बॉडीज में भी रहते हैं प्लांट्स के ऊपर, वो अलग एक इशूज़ हैं। फिलहाल मैं दो एग्जाम्पल्स आपको समझा रही हूँ कि ये सॉइल में रहते हैं। तो सॉइल में ये कोई जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये वहाँ पे डीकम्पोजिशन कर रहे हैं। इंसान और जानवर जब मरते हैं ये उनकी बॉडी को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं और जब ये सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं तो पौधों को ये दोबारा से हासिल होती हैं। मैंने आपको फिर कहा कि पहले कहा था इकोसिस्टम, दोबारा कहती हूँ कि ये नेक्स्ट जो है एक ये जो स्पीशीज के जॉब्स है ये इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ये इकोसिस्टम्स को मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये इसके बाद मैं आपको दो ब्रांचेस के बारे में बताऊंगी, एक आर्ट इकोलॉजी और दूसरी सिम इकोलॉजी। आर्ट की टर्म दी जाती है ऑटो से। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ इकोलॉजी। सेल्फ इकोलॉजी क्या है? हम इस इकोलॉजी को दूसरा नाम दे देते हैं, हम कहते हैं इट इज ए पॉपुलेशन इकोलॉजी।
अब मैंने ये जो टर्म लिखी है, आपको इसको समझना आसान हो गया कि अगर आप एक पॉपुलेशन, मैंने अभी आपको पॉपुलेशन की डेफिनेशन बताई थी कि एक टाइम पे कोई सेट ऑफ इंडिविजुअल्स, एक ही जैसे इंडिविजुअल 50 हैं, 100 हैं, जैसे गंदम की मिसाल दी थी। अगर आप गंदम के ऊपर उसके इन्वायरमेंट का इफेक्ट, पानी की पोल्यूशन देख रहे हैं, सोयाबीन के पौधे पे, किसी के भी लगे हैं, आप किसी एक वक्त में एक पॉपुलेशन के ऊपर एनवायरनमेंट का इफेक्ट देखते हैं, मतलब पानी कैसा है, मिट्टी कैसी है, टेम्परेचर में कैसे सर्वाइव करते हैं, तो वो क्या है, और इकोलॉजी। ठीक है। नाउ सिन इकोलॉजी, सिन का मतलब होता है कंबाइंड और फ्यूज्ड। अब मैं इसका सिंपल नाम लिखूंगी, जैसे मैंने इसका बताया, अब मैं इसको कहूंगी कम्युनिटी इकोलॉजी। तो आपको इससे भी पता चल गया कि अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन की। तो ज़्यादा जो पॉपुलेशन हैं, अगर आप एनवायरनमेंट का इफेक्ट उनके ऊपर, यानी पॉन्ड में जाके वाटर पोल्यूशन का इफेक्ट स्टडी कर लेते हैं, किसी फॉरेस्ट में जाके स्टडी कर लेते हैं किसी भी चीज़ का इफेक्ट, तो उसके एनवायरनमेंट का, तो आप इसको क्या कहेंगे, कम्युनिटी। और आपको अच्छी तरह पता है कि कम्युनिटी में बहुत सारे लेवल्स हैं, यानी छोटा लेवल है पॉपुलेशन है और उसमें इंडिविजुअल भी हैं। ये कम्प्लेक्स इंटरेक्शंस होती हैं, ये कम्प्लेक्स इंटरेक्शंस के नतीजे में कम्युनिटीज़ जो हैं वो सर्वाइव करती हैं। दैट्स ऑल। इंशाल्लाह फिर बात करेंगे।